प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल L2 भैया पर। जी हाँ साथियों, अब आप भी कमर कस लें और मैं भी कमर कस लिया हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप सभी के एग्ज़ाम को ज़्यादा वक्त, ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम नहीं बचे। कुछ ही लम्हे, कुछ ही घंटे, कुछ ही पल बच गए हैं। यानी कि ये अक्टूबर का मंथ आप समझिए ख़त्म ही होने वाला है। नवंबर और दिसंबर, सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने आपके पास टाइम है। आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम होने से पहले पहले आप सभी का एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसीलिए साथियों, जो भी मस्तियाँ आपने पूरे साल में की है, उन सब को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 महीने मेहनत में लग जाए। जी हाँ साथियों, मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करना है। ओनली फॉर अगर आप 50% भी मेहनत कर लिए तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तो आइए साथियों, ज़्यादा बात न करते हुए आज आप सभी को लेकर इस दुनिया में चलते हैं कि मौलवी एग्ज़ाम जो 2023 में आप देंगे, उसमें जो भी कैंडिडेट साइंस रखे हुए हैं तो उनके आज मैं बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उनको लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको हमने सारा सब्जेक्ट बता दिया था कि अगर आप मौलवी साइंस से करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद दीनियात और अरबी की ये सभी सब्जेक्ट हैं आपके। तो चलिए आज हम ले चलते हैं बायोलॉजी के वीडियो नंबर फर्स्ट में, और इसमें आपको VBI सवालात से आपको रूबरू करवाएंगे। इसमें जो है प्यारे साथियों, आप सभी का जो सवालात रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप भी और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों रहेगा। उसी में से आपको बनाना है और समझने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके रिश्तेदार में भी कोई तैयारी करने वाले होंगे ताकि वहां तक पहुंच पाए। तो जी चलिए इस L2 भैया की इस सीरीज को शुरू करते हैं मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और आंसर्स उनके कितने आते हैं, क्या आते हैं और क्या समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजी को उर्दू में कहा जाता है इल्मे हयात। यानी कि अब यहाँ से ये भी क्या कहते हैं सवालात बन सकता है, लेकिन बनना नहीं चाहिए, बन रहा है कि बायोलॉजी को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो इल्मे हयात कहा जाता है। ये भी एक सवाल है, ये आपका डायरेक्टली क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। इसी टाइप से आपको सवाल आता है, कह रहा है कि मिस्कन और मामन किस तरह एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं। यानी कि इसको समझने की भी कोशिश करना है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है और इसी में सभी सवालात के जवाब आपको मिलेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इनका जवाब क्या है, इसको कह रहा वाज़ह करने के लिए। वाज़ह का मतलब होता है कि तफसील से उनको लिखने के लिए लंबी से लंबी लाइन में। तो कह रहा है कि जवाब में इसका कहा गया है कि ज़मीन के जिस खित्ते, मुल्क या मिस्किन में अनवाए अक़साम के ज़ी रूह का रहना होता है उसे मामन कहते हैं। यानी कि ज़मीन का जो भी खित्ता, खित्ता का मतलब होता है कि ज़मीन के जिस भी जगह पर मलिक या मिस्किन, इसमें से कोई भी अनवाए अक़साम, अक़साम हो गया किस्म का जमा, कोई भी किस्म की ज़ी रूह यानी कि जिसके अंदर जान है वो रहता है उसे मामन कहते हैं। अब चलेंगे आगे क्या है। आगे कह रहा है कि मामन को ज़ी रूहों के मुनासिब होना ज़रूरी है, नहीं तो उनका उस मिस्कन में ज़िंदा रह पाना मुमकिन नहीं होता। अब आगे कह रहा है कि मतलब ये है कि अपने मामन से सभी ज़ीरूहों को ज़िंदा रहने और उनके मुनासिब इजाफ़ा, इजाफ़ा का मतलब होता है बढ़ोतरी और तरक्की के लिए और अफजाइश की, अपनी नस्ल कायम रखने के वास्ते मुनासिब ग़ज़ा, मामन और मुनासिब आबो हयात दस्तयाब होते रहना चाहिए। इस तरह मिस्कन और मामन एक दूसरे पर मुनहसर है। अब चलेंगे साथियों, इसको हम तफसील से जानेंगे भी। इसमें ऑब्जेक्टिव जो सवालात हैं उनको हम पहले कवर करते हैं। देखेंगे इसमें जो ऑब्जेक्टिव सवालात जो पूछे जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है कि ज़मीन के जिस खित्ते, मलिक या मिस्कन में अनवाए अक़साम के ज़ी रूह का रहना होता है उसे क्या कहते हैं। इस तरह उसे तो मामन कहते ही है, लेकिन यहाँ पर इतना काट देगा आपको, कहेगा उसे क्या कहते हैं।
ऑप्शन में दे देगा उसे मामन कहते हैं, उसे अनवाय अक़साम कहते हैं, उसे मिस्कन कहते हैं। 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको क्या चूज़ करना है? मामन चूज़ करना है। अब चलेंगे आगे, हम इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा था उसे मैं आपको बता दिया। अब चलेंगे दूसरा जो सवाल कहा गया है, कह रहा है कि छोटा मामन किसे कहते हैं, यानी कि स्मॉल मामन, यानी छोटा मामन किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि मामन जैसे ज़मीन मामन एक बहुत वसी ज़मीनी खित्ता है, लेकिन इस वसी मामन में कई छोटे बड़े अनवाय अक़साम के आबो हवा वाले इलाके मौजूद हैं। ऐसा इलाका कुछ ज़ी रूह के लिए मुनासिब है मगर बाकी ज़ी रूह के लिए नहीं। कह रहा है कि छोटा मामन उसे कहेंगे जहाँ पर ज़मीनी खित्ता है, लेकिन उसमें वसी मामन में कई छोटे छोटे, वसी मामन का मतलब समझिए जहाँ पर आबो हवा यानी कि हवाएं ज़्यादा नहीं हैं, हरी घास वगैरह नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, फसलें अच्छी नहीं आ रही है, तो उसमें जो है कई छोटे बड़े, यानी कि छोटा भी है उसमें और बड़ा भी है, उसमें कई किस्म के, यानी कि एक तरह के नहीं, बहुत सारे आबो हवा यानी कि बहुत सी तरह की चीज़ें उसमें मौजूद होता है। तो उसके लिए कुछ ज़ीरो यानी कि उसमें ज़िंदा रहने के लिए इंसान को या फिर जैसे कोई जानवर ही हो गया तो मुनासिब तो है मगर बाकी ज़ी रूह के लिए नहीं, यानी कि कुछ ऐसे भी इंसान है, आदमी है, मानव जानवर है कि उसके लिए यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन उस मामन में उनका सही ढंग से रहना भी मुश्किल है, यानी जो रह रहा है उसमें उसके लिए भी उस ज़मीनी खित्ता में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अनवाय अक़साम आबो हवा वाले जगहों को ही छोटा मामन कहते हैं। लिहाजा जैसे कि चट्टानी, दरारें और पेड़ की छालें भी छोटा मामन हो सकती है। तो साथियों यहाँ पर एक मज़ेदार की ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि छोटा मामन के कुछ अक़साम को बताए, यानी कि कुछ किस्म को बताए। इसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको, नीचे दिया हुआ रहेगा दरारें, उसके बाद दिया रहेगा पेड़ की छालें, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया रहेगा क्या कहते हैं दरारें और पेड़ की छालें, ऑप्शन नंबर डी में दिया रहेगा इनमें से सभी। तो आपको किस में टिक मारना है? इनमें से सभी में, यानी कि छोटा मामन के अंदर कौन कौन से चीज़ आती है? तो दरारें और पेड़ की छालें, ये सब छोटा मामन के अंदर आते हैं। तो साथियों आपको हम 2 सवाल इसमें कन्वर्ट कराए हैं बायोलॉजी में। अब चलिए हम तीसरी सवाल के जानिब बढ़ते हैं। अब आइए साथियों, हम तीसरा जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि किसी भी मामन के, यहाँ सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी मामन के ज़ी रूह में एक दूसरे पर मुनहसर से, यानी कि एक दूसरे पर मुनहसर से क्या मतलब है? कह रहा है इसका जवाब में कि जवाब किसी भी मामन में अनवाय अक़साम के ज़ी रूह स्पीच एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसर रहती है। यानी कि कह रहा है कि किसी भी मामन में अनवाय अक़साम के, यानी कि कोई भी चीज़ है या कोई भी मामन है उसमें कोई भी किस्म के ज़ीरो, यानी कि ज़िंदा इंसान, जिंदा जानवर के स्पीच यानी कि बोलने के लिए एक दूसरे की ज़रूरतों को, यानी कि मान लीजिए हमारी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुनहसर रहती है। कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ए ग्रेड परिंदा, मिसाल के तौर पर समझाया है कि ए ग्रेड परिंदा है और भैंसों का आपसी ताल्लुक़, यानी कोई ए ग्रेड परिंदा है और भैंसों का आपसी ताल्लुक़, यानी कि आपस में जो उनका क्या ताल्लुक़ है, क्या बोलचाल है, क्या लगाव है। कह रहा है कि ए ग्रेड परिंदा भैंसों के पुष्ट पर बैठकर सवारी करता है। यानी आप देखे होंगे जैसे कौवा को ले लीजिए, ये जो कौवा है भैंस का जो नेंगरी रहता है इस तरह से उस पर बैठ के कैसे मज़ा ले लेता है, तो मज़ा उसका मतलब वो सवारी ही करता है। उसी के ज़रिया उनकी जिल्द और सींगों से जो माँ कलनी और दूसरे कीड़ों को बिन बिन कर खाकर उनका सफाया कर देता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, भैंस का जो 2 कान होता है प्यारे साथियों, उसके ऊपर में भी आप देखे होंगे कभी कभी कौवा को बैठते हुए, तो उन पर जो वो बैठता है तो उनके कान के अंदर पर जो कोई कीड़ा होता है उनको जो है बिन बिन कर यानी चुन चुन कर खा लेता है, यानी सफाया कर देता है। तो कह रहा है कि उस ताल्लुक़ में ए ग्रेड परिंदा और भैंस दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं।
यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए फ़ायदा, यानी कि उसका जो साथियों भैंस के सींग पर जो बैठा, तो उसमें जो सींग पर जो बैठा तो उनके अंदर की जो कीड़ा था उनको खाया, तो वो भैंस के लिए फ़ायदेमंद है कि उनके गंदगियों को साफ़ किया। और दूसरी बात क्या कहते हैं, कौवा जो खा लिया प्यारे साथियों, तो कौवा को भी फ़ायदा हुआ कि उनका पेट भर गया। तो इस तरह इनको समझाया। कह रहा है कि इस ताल्लुक़ में एक ग्रेड परिंदा और भैंस दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं। कह रहा है कि भैंस अपनी तकलीफ़, कह रहा है कि वह कीड़ों से निजात पाते हैं और एक ग्रेड परिंदों को ग़ज़ा मुहैया हो जाता है, जैसा कि आपको हमने समझा दिया। यानी कि उनके कानों के अंदर जो वो कीड़ा रहता है उनको वो निकाल कर खा जाता है, तो वो अपनी बीमारी से महफूज हो जाता है और ये जो है साथियों अपना पेट भी भर लेता है। अब चलेंगे हम, चलिए प्यारे साथियों अब सवाल नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पैरासाइटिज्म और म्यूटिलाइज्म, इसमें कह रहा है कि फ़र्क बताने के लिए अब इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो साथियों देखेंगे ये सवाल नंबर 4 जो है हम अगली वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यानी कि ये वीडियो जो है फ़िलहाल 10 से 11 मिनट का बन गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाओ और आप सभी को मैं इसी तरह के सवालात दूँ। तो क्या साथियों आप सभी रेडी हैं पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए? तो ये वीडियो फर्स्ट वीडियो था आपके मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए। आप ज़रूर बताइएगा कि साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी। जी हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप L2 भैया की चैनल पर बने रहें।